11 अक्टूबर 2010 सुबह 6 बजे 80 घाट बनारस। सुदीप और चित्रा को घाट पहुंचने में थोड़ी सी देर हो गई। इसकी वजह चित्रा नहीं थी, वो तो तुरंत तैयार हो गई थी, लेकिन सुदीप ने ही वॉशरूम में कुछ ज़्यादा टाइम लगा दिया। खैर, होटल से निकलते हुए सुदीप ने रिसेप्शन पर कार के लिए कहा तो चित्रा बोली, पागल हो क्या, ऑटो से चलते हैं। दौड़ते भागते दोनों घाट पर पहुंचे। चित्रा ने पहले से ही एक नाव वाले को फिक्स कर रखा था। जैसे ही दोनों नाव पर बैठे, एक बाबा आकर नाव में बैठ गए। हालांकि दोनों ने नाव पूरी बुक की हुई थी, लेकिन बाबा ने हिलने का नाम नहीं लिया। नाव वाले ने बाबा को 2-4 बनारसी गालियाँ भी दी, लेकिन सुदीप ने नाव वाले को इशारा किया कि बाबा को साथ में चलने दिया जाए। सर, आप जानते नहीं बाबा को, ये आदमी हैंडपंप है, कितना अंदर है पता नहीं, कुछ उल्टा सीधा बोल देगा अभी, पहले भी कई कस्टमर ख़राब कर चुका है। बाबा ने तुरंत जय भोलेनाथ बोलकर आसमान की ओर देखा। नाव वाला बाबा से अच्छा खासा गुस्सा था। वो दोबारा बोला, साहब, जितनी देर भांग पीता है बस उतनी देर होश में रहता है ये बाबा। जैसे ही नाव चलकर घाट से थोड़ी दूर आई तो नाव वाला बोला, नौकरी चाकरी बेटा बेटी जो मांगना है गंगा जी से मांग लीजिए। चित्रा बोली, रिटायरमेंट मांग लो। ये सुनकर नाव वाला बोला, अभी तो भैया की नौकरी नहीं होगी, दीदी आप अभी से रिटायरमेंट मांगने लगी। ये सुनकर सुदीप ने नाव में पड़ा एक कंकड़ गंगा में फेंकते हुए कहा, अच्छी नौकरी ही मांग लेता हूँ। ये बोलकर सुदीप ने आंखें बंद कर ली। नाव वाला देख रहा था कि चित्रा ने आंखें बंद नहीं की हैं। वो बोला, दीदी आप भी सच्चे मन से कुछ भी मांग लीजिए, गंगा मैया सदियों से सबको दे रही हैं। उधर बाबा ये सब कुछ देखकर चुप थे। सुदीप ने आंखें खोलकर कहा, बाबा जी कुछ सुना दीजिए। बाबा के हाथ में मजीरा था। बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सुदीप की ओर से चेहरा हटाकर आसमान की तरफ देखने लगे और 2 मिनट बाद सुनाना शुरू किया। सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा, ये धूम धड़क साथ लिए क्यों फिरता है जंगल जंगल, एक तिनका साथ न जावेगा, मौकूफ़ हुआ जब अन्न और जल, घर बार अटारी चौपारी, क्या खासा तनसुख है मसलन, क्या चिलमन पर्दे फर्शे नए, क्या लाल पलंग और रंग महल, सब टाट पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। बाबा सुनाते हुए बिल्कुल ऐसे मगन हो गए थे जैसे भोले बाबा से सीधा कांटेक्ट हो गया हो। बाबा सुनाने के बाद चुप हुए। तब चित्रा ने पूछा, बाबा आप जो सुना रहे थे वो कबीर दास का है ना? बाबा गुस्सा होते हुए बोले, नाजिर अखबारवादी नाम का एक बड़ा शायर हुआ था बेटी, वो भी कबीर था। तुझ में मुझ में इस लड़के में सबके अंदर कबीर है। इसके बाद बाबा बहुत देर तक कुछ न कुछ गाते रहे, लेकिन सुदीप को सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा वाली लाइन चिपक गई। बाबा को नदी के पार रामनगर महल की तरफ जाना था। बाबा नदी की दूसरी तरफ उतर गए। बाबा जब नाव से उतर कर जा रहे थे तो सुदीप ने उनको वापस बुलाया। उसकी जेब में करीब 7,000 रुपये कैश था। उसने सब उठाकर बाबा के हाथ में रख दिया। बाबा ने मजीरा बजाया और सुदीप के कान के पास आकर बोले, जय भोलेनाथ, परेशान मत हो, जितना लुटाएगा उतना ही आनंद आएगा, तू कबीर है कबीर। सुदीप ने और भी कुछ सवाल पूछना चाहा, लेकिन बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। बस नदी के पास से मुट्ठी भर रेत उठाकर हवा में छोड़ दी। रेत कुछ देर तक उड़ती हुई नीचे रेत में जाकर मिल गई। नीचे पड़ी हुई रेत को देखकर ये पहचानना मुश्किल था कि हवा से उड़कर कौन सी रेत गिरी थी। बाबा धीरे धीरे चलते हुए नज़रों से ओझल हो गए। हवा में रेत के मिलने से और फिर से रेत से मिल जाने के हज़ारों मतलब हो सकते हैं, जैसे कि हर आदमी एक दिन रेत ही बन जाएगा, रेत जिस पर बैठकर लोग ज़िंदगी के बारे में बातें करेंगे। सुदीप को अपना मतलब तब भी नहीं मिला था। नाव वाला बोला, क्या सर, ये बाबा कुछ भी बोलता है, आपको इतने पैसे नहीं देने चाहिए थे। सुदीप कुछ नहीं बोला। चित्रा ने भी यही बात कही, तुम पागल हो,
कोई ऐसे पैसे उड़ाता है? इससे अच्छा तो किसी अनाथालय में पैसे दे देते। चित्रा यार प्लीज़। सुदीप ने चित्रा को चुप रहने का इशारा किया। इसके बाद चित्रा ने कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा। सुदीप अभी तक नदी के किनारे वाली रेत को देख रहा था। सूरज अब तक ठीक ठाक उग चुका था। सुदीप कभी घड़ी नहीं पहनता था, इसीलिए उसने नाव वाले से टाइम पूछा। नाव वाले ने बताया कि करीब 7:30 बज चुके हैं। थोड़ी देर हो गई, सुदीप बोला। बनारस में किसी बात के लिए कभी देर नहीं होती, चित्रा ने स्टाइल मारते हुए कहा। देर नहीं हुई तो ये बताओ कि तुम्हें लाइफ से क्या चाहिए? छोड़ो यार, तुम भी कहाँ इतना बड़ा सवाल लेकर बैठ गए। नहीं बताना। अरे बताओ। बोला तो नहीं बताना। ऐसे कैसे नहीं बताना, बताओ। सुदीप के बार बार पूछने पर चित्रा ने आखिर बता ही दिया। मैं चाहती हूँ मुझे हर कोई पहचाने, मेरे अपने कमाए हुए खूब पैसे हों, मेरी किताबें लाखों में बिके, हर जगह मुझे बोलने के लिए बुलाया जाए, न्यूज़पेपर में फ़ोटो आए मेरी, न्यूज़ रूम में मुझे बुलाया जाए। इन शॉर्ट, चित्रा पाठक को कोई अवॉइड ना कर पाए। तो चित्रा मैडम रिच एंड फेमस थर्ड की सेलिब्रिटी होना चाहती हैं। हाँ, ऐसा ही समझ लो। तो इसमें रोने वाली क्या बात है? मुझे लगता है कि ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। पिछले 3 साल से एक ही किताब पूरी नहीं कर पाई मैं। जाओ बच्चा, वरदान देते हैं तुम्हें, तुम एक दिन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लेखिका बनोगी, बड़ी राइटर हो जाओगी, तो भूल तो नहीं जाओगी ना? सुदीप ने कहा। वेल, बाद में मैं तुम्हें पहचानूंगी या नहीं, अभी तो इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। यह वो पल था जब सुदीप को पहली बार अपनी ज़िंदगी से नफ़रत हुई। क्यों था वो इतना बिजी? क्यों इसके पास बहुत कम टाइम था हर एक चीज़ के लिए? क्यों उसको अपने 35 साल के होने की जल्दी थी? हम लाइफ में इतनी बिजी होकर क्या ही उखाड़ ले रहे हैं? लाइफ में अगर कुछ उखाड़ने लायक है तो वो है फुर्सत। ये वो पल था जिसमें सुदीप को कोई बड़ा फैसला लेना था। तुम्हारा जिस दिन रोने का मन करे उस दिन कॉल कर लेना, मैं आने की कोशिश करूँगा। देखो करोड़पति इंसान, एक कुल्हड़ वाली चाय का इतना एहसान मत मानो। वैसे भी मेरी लाइफ में तो हैपनिंग होने वाली है। तुम्हारा कभी रोने का मन करे तो तुम कॉल कर लेना, ठीक है? एक घटिया सी तसल्ली कि जब भी तुम्हें अकेला लगे तो मैं हूँ, शायद इस दुनिया की सबसे बड़ी तसल्ली है। दुनिया में इतना कुछ है करने को, फिर भी आदमी अकेला हो जाता है। प्यार की कहानियाँ इसीलिए प्यार करने वालों के मरने के बाद भी जिंदा रहती है, क्योंकि उनके अंत में उम्मीद ना हो, लेकिन उनकी शुरुआत एक सुई की नोक जितनी उम्मीद में होती है। चले? चित्रा और सुदीप ने एक साथ कहा। थोड़ी देर में दोनों ने साथ साथ सुना। सुदीप ने अपनी सबसे छोटी उंगली से चित्रा की सबसे छोटी उंगली को गले लगाया। दोनों उंगलियां मिलकर खुश हुईं, थोड़ा सा रोईं। चित्रा की उंगली ने सुदीप की उंगली से पूछा, अब कब मिलना होगा? सुदीप की उंगली ने कहा, पता नहीं। चित्रा की उंगली ने सुदीप की उंगली से ऊपर से नीचे तक छू कर कहा, पता करके बताओ। कोई किसी को छोटी उंगली जितना भर भी सही छू ले तो सब कुछ कितना आसान हो जाए। छूना जब केवल छूने के लिए हो, कहीं पहुंचने के लिए नहीं। शरीर एक दूसरे पर चढ़ाई करने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे की धूल साफ करने के लिए हाथ बढ़ाए। तन की धूल साफ करने के लिए दुनिया में कितना कुछ है, मन की धूल की दुनिया में कोई औकात ही नहीं। क्या हम ऐसे ही कर सकते हैं कि साल में कम से कम एक बार मिलें? सुदीप ने पूछा। बहुत ही ख़राब आइडिया है, चित्रा ने कहा। 2 साल में एक बार? उससे भी ख़राब प्लान है, चित्रा ने कहा। छोटी उंगलियां एक दूसरे में उलझी हुई उदास थीं। गंगा बनारस तक आते आते ठहर जाता है ताकि उसके पड़ोस में बैठे लोग भी ठहर सकें। हम तब मिलेंगे जब या तो बहुत खुश हों या फिर बहुत उदास, चित्रा ने कहा।
ऐसे तो शायद कभी मिलना ही ना हो। प्लान नहीं करेंगे, मिलना होगा तो मिलेंगे। चलो, ये भी ठीक है। फ़्लाइट कितने बजे है तुम्हारी? 5:30। और तुम्हारी? 6 बजे। चलो एक काम करता हूँ, एयरपोर्ट साथ चलते हैं, मैं तुम्हें होटल से ले लूँगा। तुम मुंबई जा रहे हो? हाँ, तुम बोलो तो दिल्ली से होते हुए चला जाऊँ। फ्लड तुम पर भी बहुत सूट नहीं करता। चित्रा घाट से उठ गई। दोनों वहाँ से चल दिए। पास पड़ा कुल्हड़ कूड़ेदान में छलांग लगाकर टूट गया और टूट कर दोनों कुल्हड़ एक हो गए। गंगा जी ने दोनों को 80 घाट से जाते हुए देखा। पिज्जोरिया के वेटर ने दोनों को एक साथ देखकर हवा में आंख मारी।